हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे आज। 4 लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है परमिसिव, उसके बाद है डायरेक्टिव, और इन दोनों के अंदर 2 अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं। एक आते हैं डेमोक्रेट्स और एक आते हैं ऑटोक्रेट्स। तो जो परमिसिव होते हैं वो ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपने फॉलोअर्स को पूछ के डिसीजन लेते हैं या उनके साथ पार्टिसिपेट करके डिसीजन लेते हैं। मतलब उनको पूरी ऑटोनॉमी देते हैं काम करने की, अपनी मर्जी से काम करने के लिए फ्रीडम देते हैं, इंडिपेंडेंसी देते हैं। जो डायरेक्टिव में आते हैं वो लोग ऐसे होते हैं जो पूछते तो हैं अपने एम्प्लॉय से, उसमें भी डिपेंड करता है कि वो डेमोक्रेट हैं कि ऑटोक्रेट हैं। तो डायरेक्टिव वाले वो होते हैं जो अपने तरीके से काम कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब उसमें अगर डेमोक्रेट होते हैं तो वो थोड़ा सा फॉलोअर्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में। लेकिन अगर बिल्कुल ही ऑटोक्रेट होते हैं तो वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते। तो अब जैसे परमिसिव और डेमोक्रेट का अगर कॉम्बिनेशन है, ये वाला परमिसिव और डेमोक्रेट, तो उसमें वो पार्टिसिपेटिंग डिसीजन मेकिंग लेते हैं। मतलब सारे फॉलोअर्स और लीडर्स सब मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं और उनको टास्क में पूरी ऑटोनॉमी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है अपने काम करने की। अगर ऑटोक्रेट है लेकिन परमिसिव है तो लीडर डिसीजन लेता है, तो क्योंकि वो ऑटोक्रेट है डिसीजन लीडर लेगा, लेकिन वो अपने मेंबर्स को ऑटोनॉमी देगा अपने काम करने में। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हो जाता है कि वो लीडर जो है वो ऑटोक्रेट है इसलिए वो खुद ले रहा है डिसीजन, लेकिन वो परमिसिव भी है इसलिए वो अलाउ कर रहा है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली अपना काम करें। ऐसे अगर हम डायरेक्टिव में आते हैं तो जो डायरेक्टिव और डेमोक्रेट होते हैं, जो डेमोक्रेट यानी कि जो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस भी देते हैं, और डायरेक्टिव मतलब जो अपने तरीके से काम कराना पसंद करते हैं, तो वो पार्टिसिपेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं। मतलब सबको पार्टिसिपेट करवाते हैं फिर डिसाइड करते हैं कोई भी चीज़, लेकिन वो कंट्रोल रखते हैं लोगों के ऊपर। लीडर कंट्रोल करता है टास्क इम्प्लीमेंटेशन में। फिर आ जाता है लास्ट में डायरेक्टिव भी है, ऑटोक्रेट भी है। जो सबसे ज़्यादा अब यहाँ पे हो गया, जो सबसे स्ट्रिक्ट हो जाता है, जो लीडर जो खुद ही डिसीजन भी लेता है और अपने तरीके से काम करवाता है और बिल्कुल भी ऑटोनॉमी नहीं देता है मेंबर्स को काम करने की। तो इस तरीके से लीडरशिप स्टाइल्स को इन्होंने 4 उसमें बांट रखा है, 4 स्टाइल्स में। तो जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से लीडर जो है उस तरीके से करता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। कभी कभी फॉलोअर्स भी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर उसकी टीम में ज़्यादा मैच्योर हैं लोग, ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, तो उनको पूरी ऑटोनॉमी दे दी जाती है। लेकिन अगर लोग एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको अपने तरीके से काम नहीं करने के लिए अलाउ करा जाता। तो डिपेंड करता है कि फॉलोअर्स कैसे हैं, सिचुएशंस कैसी हैं, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। फिर इसमें एक लेज़ेस फेयर और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की भी बात की हुई है। तो लेज़ाज फेयर जो लीडरशिप स्टाइल है, इसमें क्या होता है कि पूरी फ्रीडम दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, अपना डिसीजन भी वो खुद ले सकते हैं और ऑटोनोमसली वो काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के ऊपर पूरी फ्रीडम होती है कि वो इनोवेशन को यूज़ कर सके, क्रिएटिविटी को यूज़ कर सके। फिर जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अब यहाँ पे। तो हमने जो 4 स्टाइल पढ़े वो थे डायरेक्टिव ऑटोक्रेट, और उसके बाद यहाँ पे जो 4 स्टाइल्स हम पढ़ रहे थे उसके बाद हमने पढ़े परमिसिव ऑटोक्रेट, फिर डायरेक्टिव डेमोक्रेट एंड देन परमिसिव डेमोक्रेट। फिर अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे। So transformation leader exerts considerable influence over the followers by proposing an inspiring vision। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं, वो उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो उनको अपना विजन बताते हैं, जो कंपनी का विजन है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, और उसी विजन को वो इतने क्लियरली और इमोशनली प्रोवोकिंग मैनर में अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं कि ग्रुप मेंबर्स भी एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं उस विजन को अचीव करने के लिए। और वो रूट भी बताते हैं, एक तरीके से रास्ता भी बताते हैं कि वो विजन कैसे अटेन किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स वो होते हैं जिनके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ में भी बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं अपनी बातों से। उनके ऊपर वो पूरा कम्युनिकेट करके अपने कम्युनिकेशन स्किल से पूरा अपना भरोसा दिखाते हैं, उनको वो और एनकरेज कर देते हैं। और वो मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर पूरा भरोसा करके उनको एनकरेज कर देते हैं पूरे तरीके से कि वो अपनी कंपनी के विजन के लिए कैसे काम करेंगे, सारे के सारे मोटिवेट हो जाते हैं। तो इनको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कहा जाता है।
और ट्रांसफॉर्मेशनल क्यों बोला, क्योंकि ये ऐसे लीडर्स होते हैं जो कंपनी को भी ट्रांसफॉर्म करना, मतलब कंपनी में भी चेंज लेके आने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की, कुछ चेंज लेके आने की, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशनल बोला हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल मीन्स सच लीडर्स आर विजनरीज, इनोवेटिव एंड कैन हेल्प रिवाइटलाइज एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे ये लीडर्स अपनी कंपनी के लिए विजन भी अपने बदलते हैं, उनके लिए इनोवेशन भी ढूंढते हैं और कंपनी को रिवाइटलाइज भी करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टीव जॉब्स का, जो खुद भी एक इनोवेटर थे और उन्होंने कैसे अपनी कंपनी एप्पल कंपनी के लोगों को मोटिवेट करा था और उनको अपना विजन फॉलो करने के लिए एनकरेज किया था, तभी आज के टाइम पे भी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने अच्छे और इतना अलग से जो है उसकी वैल्यू और उनकी क्वालिटी नज़र आती है। Also, Conger and Kanugo have argued that transformational leadership in essence is proactive, entrepreneurial and change oriented. तो ये ऐसी लीडरशिप है जो प्रोएक्टिव मतलब बहुत एक्टिव होते हैं, नया कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, चेंज ओरिएंटेड होते हैं, और डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया की डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे ऐसे ही लीडर्स चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके अंदर ये 4 करेक्टरिस्टिक्स होने ज़रूरी हैं: विजन, करिश्मा, कंसिडरेशन ऑफ इमोशनल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन। तो विजन का क्या मतलब है कि क्या वो आगे अपनी कंपनी को कैसे देखता है, कैसे विजुअलाइज करता है, कैसे अपनी कंपनी को फ्यूचर को वो विजुअलाइज करता है। सो एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर सीक्स टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन इन द फेस ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन और न्यू टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल चैलेंजेस, इन सारी चीज़ों में कैसे कंपनी को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे विजन अपना फुलफिल करना है, अपने विजन को कैसे लोगों को कैसे सेंसिटिव बनाना है अपने विजन की तरफ, एम्प्लॉयज़ को कैसे सेंसिटिव बनाना है कंपनी के विजन को अचीव करने के लिए, फ्यूचर में कैसी पोजीशन अपने आप की देखनी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की देखनी है, ये सब चीज़ें देख पाता है जो लीडर, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है। सिर्फ विजन ही नहीं दिखाना होता है, इसका काम ये भी होता है कि वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पाथ भी दिखाए कि वो विजन कैसे अचीव करना है। फिर आता है करिश्मा। करिश्मा का यहाँ पे मतलब है कि कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो बोलते हैं ना, जब वो कुछ भी अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने फॉलोअर्स को कोई भी स्पीच देते हैं तो वो फॉलोअर्स उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, मतलब कि उनकी बातें सुन के एकदम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और बिल्कुल वो उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं और वही करना चाहते हैं जो वो कह रहे हैं। So Max Weber has a concept of explaining how certain leaders can influence followers by emotional attachment. तो leaders अगर अपने followers को influence कर पाएं, charismatic leaders by virtue of their personalities, interpersonal skills, exerting an extraordinary influence on their followers. तो इनकी communication skills, personality, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा influencing होती है। Subordinates try to identify with charismatic leader and internalize her values. तो जब सबॉर्डिनेट्स को लगता है कि उनका लीडर एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, करिज्मेटिक लीडर है, तो वो उसके साथ आइडेंटिफाई भी करते हैं और उसको अपना लीडर भी मानते हैं। देन थर्ड इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को लेके सेंसिटिव होना, लीडर को पता हो कि उसकी एम्प्लॉयज़ के क्या नीड्स हैं और उनको कैसे इमोशनली हैंडल करना है। बिहेवियर ओरिएंटेशन ऑफ लीडर की यहाँ पे बात हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर हाई ऑन बोथ डायमेंशंस। अब बोथ डायमेंशन मतलब बिहेवियर में भी एंड कंसिडरेशन में भी। दे आर हाई ऑन कंसिडरेशन बिकॉज दे एक्ट एज मेंटर टू देयर फॉलोअर्स। तो वो अपने फॉलोअर्स को मेंटर की तरह गाइड करते हैं। दे गिव प्रेफरेंस टू टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मीन्स वो बोल भी रहे हैं और साथ में सुन भी रहे हैं अपने फॉलोअर्स की, सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो बोलते ही जा रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो गुड एट इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर स्किल्ड एट गेटिंग जॉब्स डन। तो कंसिडरेशन के साथ साथ अपना काम भी पूरा करवाना आता है। देन कम इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन।
Transformational leaders seek to transform the organization. They are potent enough to show subordinate new ways of looking at old problems. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को पुरानी प्रॉब्लम्स को नए तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो सिखाते हैं और इनोवेशन और नई क्रिएटिविटी वगैरह शो करने के लिए एनकरेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गणेश एंड जोशी एनालाइज्ड scientist Vikram Sarabhai's transformational leadership style in institution building. They found that Sarabhai had used multiple strategies like networking, trusting and caring in institutional building at ISRO. तो ये विक्रम साराभाई की ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कैसे उन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करी थी अपनी इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए, जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. अब इंडिया में लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करेंगे कि लीडरशिप स्टाइल इंडिया में कैसा है या कैसा होना चाहिए. तो इंडियन लीडरशिप स्टाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका भी एक मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है कि इंडिया में किस तरह का लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेस्ट सूटेड है इंडियन एम्प्लॉयज़ के लिए. तो एक लिटरेचर सर्वे किया था पेस्टोंजी ने, जिन्होंने रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ इंडियन वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अगर डेमोक्रेटिक सुपरविजन हो. सो इंडियन वर्कर्स आर मोर सेटिस्फाइड अंडर डेमोक्रेटिक सुपरविजन. Many other studies have verified this. Problem is many other studies have found contradictory trends. तो कुछ स्टडीज़ तो बोलते हैं डेमोक्रेसी अगर हो मतलब कि इंडियन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको खुद से डिसाइड करने के लिए इंडिपेंडेंस दी जाए अपने काम के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग में, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं. लेकिन बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हैं जो इसके उल्टा भी रिजल्ट बताती हैं कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल ज़्यादा सूट करता है इंडियन वर्कर्स पे. ऑटोक्रेटिक मतलब जहाँ पे इंडियन वर्कर्स पे को इंडिपेंडेंसी या ऑटोनॉमी ना दी जाए, जहाँ पे वो लीडर ही हो जो उनके लिए सब कुछ डिसाइड करे. तो गांगुली फॉर एग्जांपल हैज़ ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस लाइक टू बी डायरेक्टेड एंड वर्क बेस्ट अंडर ऑटोक्रेटिक लीडर्स. मतलब कि बहुत सारे ऐसे इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं जिनको डायरेक्शन लेना पसंद है, मतलब कि कोई उन्हें बताए कि क्या करना है, और उनको ऑटोक्रेटिक लीडर्स के अंदर काम करना अच्छा लगता है जो लीडर खुद से डिसीजन ले और एम्प्लॉय को ना कोई डिसीजन लेना पड़े. तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ मिली हैं. फिर प्रोफेसर JBP सिन्हा ने कंक्लूड किया है दैट कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्च फाइंडिंग्स रिफ्लेक्ट द वे लीडरशिप स्टाइल्स वर डिफाइंड बाय वेरियस रिसर्चर. He argues that Indian researchers saw autocratic and democratic styles as dichotomies rather than the two ends of a continuum. कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्यों ऐसा हुआ है कि आधी स्टडीज़ कह रही हैं कि डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, प्रेफर करते हैं लोग, आधी स्टडीज़ बोल रही हैं कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल प्रेफर करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़. तो प्रोफेसर सिन्हा ये बोल रहे हैं कि ऐसा हमें क्यों देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ों को, ऑटोक्रेटिक स्टाइल और डेमोक्रेटिक स्टाइल को डिकोटोमी माना जाता है. मतलब कि या तो आप ऑटोक्रेटिक हो सकते हो या बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो सकते हो. यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि बीच का भी कोई रास्ता हो सकता है. तो इसको एक कॉन्टिन्यूम के दो एंड ना मान के इसको एक डिकोटोमी माना जाता है कि मतलब या तो आप ये हो सकते हो या ये हो सकते हो, आप बीच में कहीं नहीं हो सकते. इसलिए ऐसा हुआ है कि कुछ स्टडीज़ में तो एक स्टाइल देखा गया है, दूसरी स्टडीज़ में दूसरा. तो यहाँ पे बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं सोचा गया. He has postulated that somewhere on the continuum lies a leadership style most suitable to Indian conditions. तो प्रोफेसर सिन्हा ये बोलते हैं कि अगर हम कंटिन्यूम को देखें जिसके एक तरफ आ जाता है, अगर इस कंटिन्यूम को हम देखें तो एक तरफ आ जाता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो एक्सट्रीम ऑटोक्रेटिक होते हैं, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं देते अपने एम्प्लॉयज़ को, और दूसरी तरफ आ जाता है डेमोक्रेटिक स्टाइल. तो प्रोफेसर सिन्हा ये कह रहे हैं कि इंडियन कंडीशन को जो स्टाइल बेस्ट सूटेड है वो इस कंटिन्यूम के बीच में कहीं पे आता है. तो ये कोई डिकोटोमी नहीं है कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, बल्कि ये कॉन्टिन्यूम है जिसके बीच में कहीं ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो इंडियन स्टाइल को बेस्ट सूटेड है. फिर आगे बात करते हैं नर्चर एंड टास्क लीडरशिप स्टाइल. तो इंडियन सिचुएशन के हिसाब से और यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके नेचर के हिसाब से प्रोफेसर सिन्हा ने प्रपोज किया था ये वाला स्टाइल, नर्चर एंड टास्क लीडरशिप स्टाइल, जिसको NTL स्टाइल बोलते हैं.
तो ये किस बेस पे इन्होंने डिसाइड किया था, वो इस बेस पे किया था, पहले ये देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला था कि इंडिया में जो लोग काम करते हैं उसकी क्या सिचुएशन है। पहली चीज़ तो ये है कि वर्क इज़ नॉट इंट्रिंसिकली वैल्यूड इन इंडिया, कि यहाँ पे लोग ना अंदर से मोटिवेट नहीं होते काम करने के लिए। देयर इज़ अ कल्चर ऑफ आराम, दैट इज़ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। तो हमारे एम्प्लॉयज़ के में ऑफिस में ये कल्चर होता है कि रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। और इंडियंस मोस्टली काम तब करते हैं जब वो किसी के लिए फेवर कर रहे हो, तो वो अपने काम को एज अ ड्यूटी सोच के नहीं करते हैं, वो दूसरे के लिए फेवर करके सोच के काम करते हैं। द लॉजिक स्टेटेड फॉर दिस इज दैट वर्क इज बिलीव टू एग्जॉस्ट द इंडिविजुअल। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियंस ये सोचते हैं कि काम करने से हम थक जाएंगे और हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और वो एनर्जी बहुत ही प्रेशियस है और बहुत ही लिमिटेड है। तो एनर्जी को उसी के लिए वेस्ट करना है जिसके लिए हम कोई फेवर कर रहे हो और जो हमें बदले में कुछ दे सके। तो ये वर्क कल्चर इन्होंने बताया कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये बोल रहे हैं इंडियंस हैव अ हाई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। इंडियंस को बहुत इनसिक्योरिटी होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, पोजीशन और स्टेटस जो है अपना इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इंडियंस को सबसे ज़्यादा नीड होती है पावर की। थर्ड चीज़ ये बोल रहे हैं वी इंडियंस हैव लिव्ड विद इन द एथोस ऑफ कास्ट सिस्टम। तो हम लोग जैसे शुरू से ही कास्ट सिस्टम के अंडर रहते आ रहे हैं, पुराने टाइम से ही सुनते आ रहे हैं। तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो है ना, वो ऑफिस में भी मेंटेन रहता है। कास्ट सिस्टम का क्या मतलब था कि एक सुपीरियर है और एक उसके नीचे आता है, सबॉर्डिनेट है। ऐसे ही हायर कास्ट लोअर कास्ट की तरह ऑफिस में भी हमें यही स्टाइल देखने को मिलता है कि एक सुपीरियर है और एक उसके नीचे आता है, सबॉर्डिनेट है। तो ऐसी आदत पड़ी हुई है इंडियंस को कि एक सुपीरियर उनके ऊपर होना चाहिए। तो ये सिस्टम हर जगह ही देखने को मिलता है। और हम लोग इसीलिए ऑटोनॉमी नहीं प्रेफर करते हैं, मतलब इंडियंस ऑटोनॉमी प्रेफर नहीं करते हैं कि वो खुद से अपने आप डिसीजन ले। उनको होता है कि कोई उनके लिए कोई और डिसीजन ले। सेल्फ मोटिवेटेड बिहेवियर नहीं है इंडियंस का। वो प्रेफर करते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की है, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है, वो लोग उनके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए डिसीजन ले। इंडियंस आर कलेक्टिविस्टिक एंड सर्च फॉर पर्सनलाइज रिलेशनशिप। और हम लोग कलेक्टिविस्टिक हैं और पर्सनलाइज रिलेशनशिप ढूंढते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्क कल्चर में भी। तो ये जो प्रोफेसर सिन्हा ने बताई हैं कुछ चीज़ें, इसमें से काफ़ी चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन धीरे धीरे आजकल जो है सिनेरियो चेंज हो रहा है। आजकल जो फर्दर जो यंगर जनरेशन जो एम्प्लॉयज़ जो आ रहे हैं, वो ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि वो फेवर करते हैं किसी के लिए काम करने के लिए। धीरे धीरे अब ऐसी मोटिवेशन जो है लोगों के अंदर अपने आप आ रही है कि उन्हें अपना काम अपने लिए करना है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि ये चीज़ अभी भी ज़्यादा हो, बट टाइम बदल रहा है। So Professor JBP Sinha concluded from above factors that Indian workers have high dependency. तो उसी के बेस पे इन्होंने कंक्लूड किया था कि जो इंडियन वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने लीडर के ऊपर। तो वो चाहते हैं कि लीडर ही उनके लिए टास्क चुने, लीडर ही उनको डायरेक्शन दे, और एट द सेम टाइम वो अपने पर्सनलाइज रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, फोकस करते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे, मतलब एक लीडर और एक फॉलोअर के रिलेशन ख़राब नहीं होने चाहिए, बातचीत ढंग से होनी चाहिए। तो लीडर को एक नर्चरेंट की तरह देखते हैं। लीडर को एक, जैसे बच्चों को नर्चर करते हैं ना माँ बाप, वैसे ये लीडर को भी एक नर्चरेंट की तरह देखते हैं कि वो इन्हें नर्चर करे। सो टास्क नर्चरेंट स्टाइल के ही बेस पे इन्होंने अपना LTL जो लीडरशिप स्टाइल बनाया था। तो उसमें क्या कंडीशंस होती है, दैट टास्क ओरिएंटेड है, इट इज़ मोर टास्क ओरिएंटेड देन एम्प्लॉय ओरिएंटेड। मतलब एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान ना देके ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड, मतलब टास्क अपना पूरा कराना है। डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट होना चाहिए और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए इसके अलावा अपने सबॉर्डिनेट से। लीडरशिप स्टाइल में 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि अगर कोई एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है तो वो जाके एड्रेस कर सके अपने लीडर को। तो इस तरीके का लीडरशिप स्टाइल सबसे ज़्यादा इंडियन सिनेरियो में परफेक्ट काम करेगा। अब इसके आगे हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।